तो हेलो साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सबकी बार बार डिमांड आ रही थी भैया की फिटर की क्लास लेके आइए, फिटर थ्योरी की कंप्लीट फिटर थ्योरी की क्लास ले आइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो भी मेरे भाई आईटीआई कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी आईटीआई कर रहे होंगे, आईटीआई फर्स्ट ईयर में है अभी, ठीक है, उनका एग्जाम लगभग लगभग मई या जून में हो जाता है। तो आज से आप लोग क्या करिए, हमारे साथ कंटिन्यू ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डेली लगभग लगभग डेली फिटर फर्स्ट ईयर की और फिटर सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? फिटर फर्स्ट ईयर वालों को भी मिलेगी क्लास और फिटर सेकंड ईयर वालों को भी क्लास मिलेगी। ठीक है, जिसमें अब अभी हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें अभी हम कवर कर रहे हैं क्या कि एम्प्लॉय प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हम अभी उसके बारे में चर्चा करें। इसके बाद जैसे आपका भाई साहब लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 36 क्वेश्चन ट्रेड से रहते हैं, 35 या 36 क्वेश्चन ट्रेड से रहते हैं। जब ये 35 और 36 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको बता दें कि आपके फर्स्ट ईयर की डेली क्लास होगी, ठीक है, और सेकेंड ईयर की भी क्लास होगी। हाँ, और साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और देने वाले हैं कि आप अगर फुल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुश्किल से मुश्किल मेरे प्यारे दोस्त बस एक हफ्ते का वेट कर लीजिए, आपका एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगा। आपको वहां सारे कोर्स, जितने भी आईटीआई के कोर्स होते हैं, सबके सब कोर्स वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, आज कौन सी क्लास है? आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। ठीक, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1 हो चुकी है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 1 को देख लीजिए, तभी आपको क्लास 2 समझ में आएगी। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त, आए तो आएगी तो, लेकिन बहुत कम आएगी समझ में। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि खाद्य कंटेनरों की स्टील शीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा होगा कि जो बारात में कभी आप गए होंगे या तो मेरे दोस्त आप घर पे देखे होंगे कि जो कंटेनर होते हैं ना, कंटेनर होते हैं जिसमें मिठाई पैक रहती है ना, 5 मिठाई 3 मिठाई ना मेरे प्यारे दोस्त, वो स्टील का होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो खाद्य कंटेनरों की स्टील शीट होती है उसका जो कोटिंग होता है ना, किस मिश्र धातु का होता है? तो मेरे प्यारे भाई, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे, बताइए कि भैया वो किसका होता है? आप बोलेंगे कि भैया वो तो हमने गेस किया है, वो किसका होता है? टिन का होता है। हाँ, आपने सही गेस किया, वो किसका होता है? वो टिन की मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, अब टिन का उपयोग क्यों करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, हम इसे क्या कहते हैं, जो खाद्य कंटेनर होता है ना, उसे हम एक भाषा में और कह सकते हैं टिन प्लेटेड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टिन प्लेटेड स्टील, टिन प्लेटेड स्टील कहते हैं। ठीक है, टिन प्लेटेड स्टील भी इसे कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? इसे क्या कहा जाता है? इसे टिन प्लेटेड स्टील। अब बताइए कि टिन का उपयोग क्यों करते हैं, ये टिन का उपयोग क्यों करते हैं? तो आप क्या बोलेंगे भैया कि टिन जो होता है वो जंग रोधी होता है, ये जंग लगने से बचाता है। क्या होता है? जो टिन होता है ये जंग रोधी होता है। कैसे होता है? जंग रोधी होता है। ठीक है, ये जंग लगने से बचाता हुआ है। ठीक है, और दूसरी विशेषता इसकी क्या है बताइए? इसकी जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त? इसकी दूसरी क्या होती है कि भोजन जो होता है ना, भोजन को स्टील के सीधे संपर्क में नहीं आने देता है। ये करता है, क्या करता है? जो टिन होता है ये भोजन को सीधे स्टील के संपर्क में, ठीक है, स्टील के संपर्क में नहीं आने देता या दूर रखता है, संपर्क से दूर रखता है। ठीक है, ओके। अब आज ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, जो होता है ना कि ये कैसा होता है, ये विषाक्त प्रतिक्रिया करती है। ये क्या करती है? जो टिन होती है ना मेरे प्यारे दोस्त, जो टिन होता है ना वो कैसा होता है? वो विषाक्त प्रक्रिया को रोकती है। होने से क्या करती है कि उसमें विष न फैल जाए, जहर न फैल जाए, तो उस प्रकार क्या करती है, वो उसे रोक देती है। विषाक्त प्रक्रिया को क्या करती है? रोकती है। और हाँ, ये जो टिन होता है ना, ये लंबे समय तक मेरे प्यारे दोस्त, ये भोजन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है कि ये लंबे समय तक
लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखती है, भोजन को सुरक्षित रखती है। ठीक है, भोजन को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का उपयोग करते हैं। कभी आपने घर में देखा होगा कि मम्मी लोग जब दूध बॉयल करती है ना, दूध को उबालती हैं, तो अधिकतर क्या करती हैं, बताइए किसका उपयोग करती है? इसका वॉक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या वाले, ठीक है, ठीक, त्रिज्या वाले चक के जा बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिज्या, जो त्रिज्या होते हैं ना, त्रिज्या वाले चक के जा बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? भाई टूल स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, लो कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, खटाखट। भाई अगर कोई भी डाउट रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि आपसे अगर एग्जाम में, ठीक है, पूछ ले कि किस मटेरियल का बना था, अधिकतर जो सामान्यतः जो टूल होते हैं ना, वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई कार्बन के। अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको गेस लग रहा है, तो आप हाई कार्बन स्टील पर टिक लगा के चले आइएगा, आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, जो त्रिज्या वाले चक होते हैं ना, उसे बनाने के लिए आप हाई कार्बन स्टील या किसका उपयोग करते हैं, या आप एलॉय स्टील का उपयोग, किसका, या मेरे प्यारे दोस्त आप किसके कह सकते हैं, एलॉय स्टील का, एलॉय स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों का उपयोग करते हैं। ओके, अब बताइए एलॉय स्टील का ही उपयोग क्यों करते हैं, या हाई कार्बन स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए इसमें क्या होता है, क्रोमियम मोलिब्डेनम का क्या होता है, क्रोमियम और मोलिब्डेनम एलॉय स्टील या कार्बन स्टील को हार्डनिंग टेम्परिंग प्रक्रिया से कठोर किया जाता है। ठीक है, इसे किससे, जो हाई कार्बन स्टील होते हैं या एलॉय स्टील होता है, इसे एल्युमिनियम, किससे, सॉरी, क्रोमियम या मोलिब्डेनम धातु से क्या किया जाता है, वो हार्डनिंग एवं टेम्परिंग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जाम मजबूत होता है और घिसाव रोधी होता है। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, जब हार्डनिंग और टेम्परिंग हो जाएगी, इससे मेरे प्यारे दोस्त जो जा होगी वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जा क्या होगी, मजबूत हो जाएगी और घिसाव रोधी हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगी, घिसाव रोधी भी होती है, ये जल्दी घिसती नहीं है, हाई कार्बन स्टील से जो टूल बना होता है। ठीक, अब आता है, और ये क्या होता है, ये जो पकड़ में होती है ना, कैसी होती है, ये पकड़ में मजबूत होती है। कैसा, ये पकड़ में मजबूत होती है, और इसे बार बार उपयोग करने में इसका आकार में परिवर्तन नहीं बदलता है। ठीक है, जब आप इसका बार बार उपयोग करेंगे, कहीं देखिए अगर ये एल्युमिनियम का बनाओ, किसी और का बनाओ, जब इसे जितनी बार प्रयोग करेंगे, वो क्या हो जाएगा, बार बार भाई साहब बदल जाएगा, उसका आकार जो होगा वो बदल जाएगा। जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है या एलॉय स्टील का बना होता है, इसे कितनी बार भी आप उपयोग करेंगे, उसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि चित्र में दिखाए गए टैप रिंच का नाम क्या है? देखिए एक आपको फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे ब्लैंक दिख रहा होगा, इसमें फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको नीचे 2 फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, ये फिगर और ये फिगर। तो आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जो एग्जाम में पूछ रहा है कि चित्र में दिखाए गए टैप रिंच का नाम क्या है, हैंडल टैप रिंच, एडजस्टेबल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच या बॉक्स टाइप टैप रिंच? बताइए, आपसे जो पूछा है मेरे प्यारे भाई, वो किसका पूछा है? तो आपसे पूछा है ये फिगर किसका है? ये फिगर मेरे प्यारे भाई आप बताएंगे सॉलिड टैप रिंच का। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसका है, सॉलिड टैप रिंच का फिगर है, बस आपसे वही पूछा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड टैप रिंच, सॉलिड टाइप टैप रिंच। ठीक है, जो आपका टैप होता है, टैप रिंच होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक सॉलिड टैप हैंडल और एक एडजस्टेबल टैप हैंडल रिंच होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए जो सॉलिड टैप रिंच होता है, इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त अब इसको क्या बताएंगे कि जहां एक ही साइज का हो, क्या हो, एक साइज का नट लगा हो या चूड़ी बनानी हो। ठीक है, एक ही साइज के लिए उपयोग करते हैं। भाई एक ही साइज की चूड़ी बनाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, सॉलिड टाइप का, या एक ही टाइप का नट खोलना है तो मेरे दोस्त सॉलिड टाइप रिंच का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जो आपका एडजस्टेबल टाइप रिंच होता है वो कैसा होता है? तो जो एडजस्टेबल टाइप रिंच होता है मेरे प्यारे दोस्त,
वो कैसा होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइजों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एक साइज के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, एक साइज के लिए, एक साइज के लिए सॉलिड टाइप रेंज का, और एडजस्टेबल का उपयोग कहां करते हैं, अलग अलग आकार के लिए, किसके लिए, अलग अलग साइज के लिए। आपसे एग्जाम में पूछे कि एडजस्टेबल टाइप रेंज का उपयोग कहां करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अलग अलग साइज के लिए आप किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप किसका, एडजस्टेबल टाइप रेंज का। और सॉलिड टाइप रेंज का उपयोग कहां करेंगे, तो एक ही साइज के लिए आप सॉलिड टाइप हैंडल टाइप रेंज का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कौन सी आर्क बिल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा आर्क बिल्डिंग है, आर्क बिल्डिंग मशीन जो इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। ठीक है, जो ताप होती है वो बेहतर होती है, बताइए भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन है, वो रेक्टिफायर सेट होता है। क्या होता है भाई साहब, रेक्टिफायर सेट जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण करता है। ठीक है, यही आप ऑप्शन में रट लीजिएगा कि जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आर्क वेल्डन मशीन में इलेक्ट्रोड और ताप और जॉब, देखिए इलेक्ट्रोड को मतलब जो आग निकलती है, जो चिंगारी निकलती है ना, जो भाई साहब चिंगारी निकलती है ना, और जो आपका जॉब होता है, जब उसे आप जोड़ेंगे तो इसमें और दोनों में भाई साहब जो ताप होता है ना, वो कौन सी मशीन बेहतरीन करती है, तो आप क्या बताएंगे, वो रेक्टिफायर सेट होता है। कौन सा, रेक्टिफायर सेट। ऐसा ही टूल है, ऐसी मशीन है मेरे प्यारे दोस्त जो आपकी इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतरीन क्या करे, ताप वितरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा धातु गुण टूटने से पहले, क्या कह रहा है, कौन सी धातु के गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होती है। क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृत नहीं होने देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए इसका जो सही जवाब होगा, देखिए हार्डनेस होगा, भंगुरता होगा, टफनेस होगा, टेंसिटी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए कि हार्डनेस में क्या होता है, हार्डनेस का, हार्डनेस कैसे पता होती है, कठोरता का जांच कैसे करते हैं, तो देखिए कठोरता, खरोंच या घिसाव का प्रतिरोध कौन करता है, हार्डनेस करता है। ठीक है, हार्डनेस का उपयोग कहां होता है कि कठोरता हो, जांच हो, सॉरी, कठोरता हो, खरोंच हो या घिसाव का मेरे प्यारे दोस्त प्रतिरोध करना हो तो आप किसका, हार्डनेस का उपयोग करेंगे। अब आता है टफनेस। टफनेस क्या होता है, बताइए टफनेस क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब झटके सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। टफनेस का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें झटके सहने की, इसमें झटके सहने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, इसमें झटके सहने की क्षमता अधिक होती है, कंपन सहने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब आता है टेंसिटी, तन्यता। टेंसिटी मतलब तन्यता, इसमें क्या होती है, तन्य शक्ति अधिक होती है या खिंचाव सहने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, इसमें तन्य शक्ति या खिंचाव सहने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ओके मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा है ना बात। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, वो ब्रिटलनेस होगा, भंगुरता। भंगुरता गुण, भंगुरता जो है वो एक ऐसा गुण है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति क्या करती है, नहीं होने देती है। ठीक है, अब आपसे हम सीधे एकदम देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज बात करें कि ऐसी धातु जो बिना ज्यादा खींचे या मुड़े सीधे टूट जाए। ठीक है, क्या कहेंगे आप, ऐसी धातु जो ज्यादा बिना खींचे या मुड़े सीधे क्या हो जाए, टूट जाए, वो कौन सा गुण है, वो भंगुरता है। जैसे कांच, ना ये मुड़ती है ना से खींचती है, खट्ट से टूट जाती है। ये किस में आती है, भंगुरता में आती है, ब्रिटलनेस में आती है। ठीक है, बात समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यार दोस्त कि चित्र में, सॉरी, चित्र मैं आपको बना के दिखा देता हूं। चित्र आपका कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई जॉब है। ठीक, ये कोई मेरे प्यारे दोस्त जॉब है। ठीक है, ऐसे कुछ जॉब है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जा रहा है। किसका, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस लिए करते हैं, बस आपसे यही पूछ रहा है। फिगर में कुछ ऐसा है
ठीक है, तो ये जॉब है, इसके ऊपर ट्राई स्क्वायर ऐसे रखा गया है। ये ट्राई स्क्वायर किस लिए क्या काम कर रहा है आपसे बताइए कि चित्र में ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके क्या जांच की जाती है। बस देखिए क्वेश्चन समझ पढ़ के आप बता सकते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके करके क्या जांच की जाती है? वर्कपीस को समकोण पर सेट करने के लिए, रेखाओं को 90 डिग्री पर अंकित करने के लिए, समतलता की जांच करना या चौकोरेपन की जांच करना। आप बताइए जो सही जवाब होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए आपके मन में होगा भैया ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी से भी सही होता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है और ऑप्शन डी भी सही हो सकता है ना। आप सबके मन में ये होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जो ट्राई स्क्वायर होता है ना उससे आप क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को समकोण पर भी सेट करने के लिए भाई सब जांच करते हैं, रेखाओं को 90 डिग्री पर अंकित करने के लिए और समतलता की भी जांच कर सकते हैं इससे। तो इसका जो सही जवाब होगा इसे आप तीनों ये तीनों भाषाओं को मिला करके आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं भैया चौकोरेपन की जांच करना। सीधी बात में कि टू चेक द स्क्वायरनेस, अगर आपको स्क्वायरनेस चेक करना है तो मेरे प्यारे दोस्त आप किसका उपयोग करेंगे, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री करना है तब भी आप ट्राई स्क्वायर का कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शन का एक ही निचोड़ क्या है कि चौकोरपन की जांच करना। ठीक है, क्या करना, चौकोरपन की जांच कर। अगर आप चौकोरपन की जांच कर लेंगे उसमें 90 डिग्री भी आ जाएगा और उसमें समतलता भी आ जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, समकोण भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए क्या कह रहा है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या होता है, क्या होता है बताइए। कि अगर आपको सॉफ्ट सोल्डरिंग करना है, कैसा करना है, सॉफ्ट सोल्डरिंग करना है, तो उसके पिघलने के लिए, पिघलने का जो तापमान होता है वो कितना होता है बताइए। तो देखिए जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई, उसका जो पिघलने का तापमान होता है वो कितना होता है, वो 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। कितना होता है, अगर 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो 420 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 420 डिग्री सेल्सियस। अब हम आपको बता दें कि अगर आप टिन या लेड सोल्डर का पिघलने का तापमान अगर आपसे पूछे, ठीक है, किसका, टिन और लेड का, टिन और लेड का पिघलने का तापमान पूछे, तापमान कितना होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि टिन और लेड का पिघलने का तापमान कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे भैया कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कितने होता है, 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप बताइए कि 500 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, बताइए। 500 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा है भाई साहब, आपकी जो कोल्ड है ना उसका ही नहीं पता लगेगा। जो आपकी बात छोड़िए, जो आपका सामान रहेगा ना उसकी बात छोड़िए, जो आपकी सोल्डरिंग है ना वो उसका ही पता नहीं लगेगा। अगर 600 डिग्री से ऊपर हो जाए तब क्या हो जाएगा भाई, 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब होता है ना, ये कहाँ उपयोग करते हैं, ये ब्रिजिंग करने के लिए, किसका, ये ब्रिजिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो आप बोलेंगे ब्रेजिंग के लिए। किसके लिए, ब्रेजिंग के लिए। ठीक है, ब्रेजिंग के लिए। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, एक ऑप्शन और है 600 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे 600 डिग्री सेल्सियस के बारे में पूछे तो क्या होगा कि देखिए इसमें क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए ये बहुत उसके क्षमता से अधिक है। बस सीधी भाषा में, एक भाषा में समझिए कि अगर सॉफ्ट सोल्डरिंग करना है तो उसे भाई 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। अगर इससे ऊपर जाता है तो समझिए भाई साहब आपका जॉब का पता नहीं लगेगा, वो गल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त कि डायमंड ड्रेसर का उपयोग क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि डायमंड ड्रेसर का उपयोग क्या है, ग्राइंडिंग व्हील को संतुलित करना, ग्राइंडिंग व्हील की सुरक्षा करना, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ड्राइंग करना, टोइंग करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं, बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या इसका सही जवाब होगा कि आपको डायमंड ड्रेसर करना है। अब आपको, आपके मन में ये डाउट होगा कि भैया डायमंड ड्रेसिंग ड्रेसर होता क्या है ना, आपके मन में ये तो डाउट होना चाहिए। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं
मेरे प्यारे दोस्त आपके मन में ये डाउट होना चाहिए कि भैया डायमंड ड्रेसर होता क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो बताइए दोस्त, डायमंड ड्रेसर क्या होता है। बताइए भाई, डायमंड ड्रेसर होता क्या है। देखिए जो ड्रेसर होता है ना, जो ड्रेसर होता है, डायमंड ड्रेसर है ना, जो इसमें क्या होता है कि व्हील की सतह को साफ और तेज करना। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा ड्रेसिंग एंड ट्यूनिंग, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्यूनिंग करना। ठीक है, अब इसमें ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्यूनिंग, अब इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील है ना भाई साहब, ड्रेसिंग का मतलब ही होता है कि जो उसकी सतह होती है, व्हील की सतह होती है ना, उसको साफ और तेज करना। ठीक है, वही क्या होता है आपका डायमंड ड्रेसर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है ना। अब आपसे पूछ ले टोइंग क्या होता है, ड्रेसिंग की तो बात हो चुकी, अब टोइंग क्या होता है। टोइंग का मतलब मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त कि व्हील को सही गोल आकार में लाना। ठीक है, टोइंग क्या होता है, टोइंग का मतलब मेरे प्यारे दोस्त आपका होता है कि व्हील को सही गोल आकार में लाना ही क्या कहलाता है, ट्विंग कहलाता है। ठीक, लाना ही ट्विंग कहलाता है। अगर आप ये क्लास देख लेंगे, अगर आप मेरे प्यारे दोस्त कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, भाई साहब इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मैं इतना इसमें कंटेंट आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर, ग्रूवर का उद्देश्य क्या होता है। ये भाई ग्रूवर का उद्देश्य कि सीम ऑपरेशन के दौरान स्टेट से राहत, सीवन को कंप्रेस करना, सीम को रिलीज करना, या सीम को क्लोज और लॉक करना। बताइए इन चारों ऑप्शन में इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए साहब। देखिए जो ग्रुबर होता है ना, इस ग्रुबर का उद्देश्य ही है कि इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो सीम को मजबूती से बंद कर देता है। ग्रुबर का काम ही है, ग्रुबर का काम क्या होता है, ये सीम की मजबूती से बंद कर देता है, सॉरी, सीम को मजबूती से क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। उसके बाद जो इसमें ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट को सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाता है। सीम सीम क्या करता है मेरे प्यारे भाई, ग्रुवर। ठीक है, जो आपका ग्रुवर होता है, ये मेरे प्यारे दोस्त वो क्या करता है, ये ग्रुवर का मेन उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, ठीक है, ये सीम को सीम को मजबूत मजबूती से लॉक कर देता है, और ठीक है, और क्या करता है, और मेरे प्यारे दोस्त ये लीक, जो सीम होती है, सीम के ज्वाइंट को, ठीक है, सीम के ज्वाइंट को सुरक्षित एवं लीक प्रूफ बनाता है। कैसा, ये सीम के ज्वाइंट को, सीम सीम के ज्वाइंट को सुरक्षित एवं लीक प्रूफ बनाता है। ठीक है, उसमें लीक ना हो, पानी बाहर ना निकले। ठीक है, लीक प्रूफ बनाता है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा क्लास से, आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिए करिए। ठीक है, बात समझ में आई। इसका जो सही जवाब होगा कि ग्रूवर का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये सीम को क्लोज और क्या करता है, लॉक कर देता है। ठीक है, ये सीम को क्लोज और लॉक करने का काम करता है। आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि भाई साहब ग्रूवर का काम उद्देश्य क्या है, काम क्या होता है, बस आपको जवाब यही देना है, ये सीम को क्लोज कर देता है और लॉक कर देता है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, क्या कह रहा कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, उसका पहचान करिए कि स्पिंडल हेड कॉलम की ओर, जो इसका स्पिंडल हो उसके हेड कॉलम की ओर हो, और या उससे दूर ले जाया जा सकता है। भाई साहब आप कहीं वर्कशॉप में जॉब करेंगे ना,
आप देखेंगे कि एक ऐसी ड्रिलिंग मशीन होती है, वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। कौन सी? वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगा, विद फिगर के साथ हम आपको सारे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। अब जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल का जो हेड होता है ना, वो स्पिंडल का जो हेड होता है, हेड या कॉलम, हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। जैसे ये फिगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? ये आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। क्या है ये? रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। ठीक, जिसमें क्या है, ये इसका रेडियल आर्म है। ये मेरे प्यारे दोस्त क्या है? ये इसका रेडियल आर्म है। जो ये बेस है ना, ये इसका, यहां से देखिए ये क्या है, ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम के ऊपर इसमें लगा रहता है भाई साहब टूल लगा होता है, जिसे आप रेडियल आर्म बोलेंगे। ये इसका बेस है। ठीक है, पूरा ये क्या है? ये बेस है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ये इसका क्या होगा? इसे क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चक लगे होते हैं छोटे छोटे, और उसको स्क्रू से टाइट, तो उसे आप बोलेंगे मोटर फॉर एलिवेटिंग स्क्रू। क्या कहेंगे? मोटर फॉर एलिवेटिंग स्क्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई साहब यहाँ एक बेड लगा होता है, जिसे आप वेज बोलते हैं। बेड बोले या वेज बोले। ठीक है, एलिवेटिंग स्क्रू गाइड वेज, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए ये क्या है, इसे बोलेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एलिवेटिंग स्क्रू गाइड वेज बोलेंगे। वेज, ठीक है, इसमें ये वेज होगा। और ये देखिए मोटर लगा हुआ है, ऐसे स्क्रू से टाइट किया रहता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोटर फॉर एलिवेटिंग स्क्रू। ठीक है, ये पार्ट को आप क्या कहेंगे? अगर आपसे एग्जाम में फिगर दे दे और एक एक पार्ट के बारे में पूछ ले, प्रैक्टिकल में आपसे एक एक पार्ट के बारे में पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे? कि इसे बोलते हैं भैया कि रेडियल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल आर्म कहते हैं। और ये जो हिस्सा है यहां से लेकर के ये हिस्सा क्या है? ये इसका मेरे दोस्त आपका कॉलम कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि भाई साहब जिस पे ये टिका होता है उसे हम बोलते हैं बेस कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसका मोटर फॉर ड्राइविंग स्पिंडल ड्रिल हेड। इसे हम क्या कहेंगे? मोटर फॉर ड्राइविंग स्पिंडल ड्रिल हेड। ठीक, और ये यहां देखिए, यहां एक स्पिंडल निकला रहता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल टेबल। इसे आप स्पिंडल टेबल भी कह सकते हैं। यहां पर एक ऐसा घन के आकार का रखा रहता है, उसे आप इसे और इसे मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोल सकते हैं? जो इसका स्पिंडल होता है और ये टेबल को आप क्या दोनों मिला करके स्पिंडल टेबल कहते हैं। ये सेंटर पर होता है एकदम। ये टेबल, जो टेबल होता है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो घन के आकार का होता है उसे आप जॉब पे रख करके भाई साहब अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपसे एग्जाम में पूछा कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर हो, तो आप क्या बोलेंगे? कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या कहेंगे? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ओके भाई साहब, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है, अगर आप इस क्लास को पूरा देखते होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त हम आपके लिए अच्छे अच्छे आईटीआई से जितने भी रिलेटेड होते हैं, आईटीआई से संबंधित जितने भी ट्रेड होते हैं, भाई आपको इस चैनल पे 100% बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आईटीआई कॉलेज के ग्रुप में आईटीआई वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।